अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। द गली क्रिकेट शो की एक और एपिसोड के साथ आप सबको खुशामदीद। और आज हमारी एक बहुत स्पेशल एपिसोड है क्योंकि वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट फॉर अस जॉइनिंग अस टुडे। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट में रिप्रेजेंट किया इन्होंने, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। प्लीज़ वेलकम मिस्टर बिलाल आसिफ। कैसे हैं बिलाल भाई आप? अस्सलामुअलैकुम, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। तो बिलाल भाई, आप माशाल्लाह से पाकिस्तान में इतना अर्सा आपने क्रिकेट खेली है। आजकल आप दुबई में हैं, आप दुबई में वीडियोस देख रहा हूँ आपकी इंस्टाग्राम पे, आप दुबई में प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। क्या आपका आपका भी तो यूएई जाने का इरादा तो नहीं है? देखिए, बेसिकली पाकिस्तान में कुछ ऐसा अभी क्रिकेट थी नहीं, खेल नहीं रहे थे। अच्छा। तो इस वजह से फिर क्योंकि मेरी फैमिली इधर होती है दुबई में, तो मैं इसलिए इधर आगे प्रैक्टिस वगैरह, मैचेस वगैरह खेलते रहते हैं। तो इन फ्यूचर यू नेवर नो। नहीं तो आप सियालकोट से हैं। आपने सियालकोट का बहुत कहते हैं लोग, इट्स सिटी ऑफ स्पोर्ट्स। फुटबॉल वहाँ पे काफ़ी चलती है, क्रिकेट चाहे काफ़ी चलती है। आप खुद ऑफ स्पिनर हैं। आपका अर्ली मेमोरीज आपकी क्या हैं क्रिकेट के लिहाज से? आपने क्रिकेट स्टार्ट कैसे की? कुछ कोई कोच था? आप क्रिकेट में आपका इंटरेस्ट कैसे पीक हुआ? मेरे चचा थे जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, आपके लिए पाकिस्तान ए वगैरह लेवल पे खेले हुए हैं, काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेले हैं। जाहिद सईद उनका नाम है। तो उनके साथ ही मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ, उनको देखकर ही शौक बढ़ा। और मेरी जो फैमिली है वो ऑलमोस्ट आपके लिए, मेरे वालिद साहब, मेरे चचा, वो सब हम लोग जाने यही चाहते कि स्पोर्ट्स के, क्योंकि वो भी क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, सब क्रिकेट जो ना, सब स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते रहते थे। तो एक तो बैकग्राउंड हमारा फैमिली स्पोर्ट्स का था। उसमें ये है कि एक चचा जब आगे, क्योंकि उस दौर में आपको पता है कि पाकिस्तान में एक लिए खेलना या इसलिए ये बड़ा टफ होता था। तो उसमें भी फिर पार्टिसिपेट करना तो काफ़ी एक अच्छा मोटिवेट बंदा हो जाता है वैसे ही, अगर आपको ऐसी मिल जाए एक्सपीरियंस। तो फिर उनको देख के उनके साथ साथ फिर जब हम सियालकोट में क्लब क्रिकेट वगैरह खेलने गए तो वहाँ पे शुएब मलिक जो हमारे सुपरस्टार है सियालकोट के माशाल्लाह, उनको देख हम्म। देख के हम लोगों ने और मोटिवेट होते रहे। बट हमारे जो कोच थे अर्ली, जो जिन्होंने सबको कोचिंग की, आमिर वसीम साहब, अल्लाह उनको उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। उन्होंने बेसिकली अर्ली स्टेजेस पे, तो आप कह लें कि उन्होंने बहुत गाइड किया, उन्होंने ही सिखाया, समझाया। उसके बाद से लेटर ऑन बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके साथ अटैच हो जाते हैं, जैसे कि शुरू दिन से मेरे वालिद साहब ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे चचा को भी, मुझे भी। इवन क्या कि भी जो भी क्रिकेट हमारे एरिया में, मेरे एरिया में स्पेशली मेरे गांव से या मेरे इर्द गिर्द के एरिया में, जो भी क्रिकेटर बच्चा या जो भी लड़का खेलने इस कैपेबिलिटी होती है जिसमें कि यार वो खेल सकता है, उसको बहुत सपोर्ट करते हैं अभी तक, और अभी तक हमें भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद हमारी जो क्लब क्रिकेट थी, सादा क्रिकेट से शुरू की, फिर उसके बाद हम लोगों ने टोनी ब्रदर्स में खेले, फिर अभी हम जैगुआर्स क्रिकेट क्लब में हम लोग सब एक ही जो है ना वो खेल रहे हैं, हाँ। क्योंकि हमारे जो बड़े भाई हैं, बड़े कप्तान भी रहे हमारे, फैसल नवीद, हाफिज माजिद, शकील अंसर, ये हमारा एक जो बैच था सीनियर्स का हमारा, जो जैसे कि बड़े भाइयों के साथ तरह इन्होंने हमें गाइड भी किया और क्रिकेट भी खिलाई। ये सब स्पेशली फैसल मीत अभी कोचिंग कर रहे हैं, जेटीबीएल से भी खेलते रहे हैं, और अभी जैगुआर क्रिकेट क्लब को वो देख रहे हैं, चला रहे हैं, बच्चों को ग्रूम कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा तो एक सियालकोट में आप कह लें कि जब इंटर किए, उसके बाद सियालकोट स्टाइलिंग का आपको पता, नाम ही ऐसा था कि देख के एक जोश वलवला आ जाता था। तो बस उसी को बिल्कुल। देख देख के और ये सब चीज़ें आपको होता है कि मोटिवेट होते रहे और खेलते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको लगता है कि अगले पीएसएल में सियालकोट स्टालियंस की टीम आ जाएगी? देखें जी, अभी जो चीज़ें हैं वो हम कुछ नहीं कह हम्म। सकते, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं जो हम सोचते हैं वो ऐसा होता नहीं, 6 महीने बाद चीज़ें चेंज नहीं करती। तो इसलिए पहले प्रेडिक्ट करना कोई भी चीज़ जो है ना वो सही नहीं है। अच्छा बिलाल भाई, मेरा क्वेश्चन ये था कि आप जब आपने जब क्रिकेट स्टार्ट लिया तो आपने कोई पाथवे फॉलो किया था, लाइक अंडर 16 अंडर 19, या फिर आपने बस एक जैसे नॉर्मली लोगों क्या होता है कि अब आप क्रिकेट खेल रहे, किसी ने आपको देख लिया कि यार ये अच्छा लड़का है, इसको खिलाओ आगे, इसको उसमें सपोर्ट करो, तो आपने कोई पाथवे फॉलो किया था या आपका भी जर्नी थोड़ा सा डिफरेंट है? नहीं नहीं, डिफरेंट नहीं है।
स्पेशली मैं अंडर 13 से सियालकोट डिस्ट्रिक्ट लेवल से मैं अंडर 13 से खेल रहा हूँ। अंडर 13 फिर हमने अंडर 16 खेली, फिर अंडर 19 खेली। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं खेला, तब रीजन लेवल पे चांस नहीं मिला था तो मैं काफ़ी डिसहार्ड हुआ। फिर उसके बाद 2-3 साल के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इंटर डिस्ट्रिक्ट होती है हमारी, वो खेला। प्रॉपर एक पाथवे के साथ क्रिकेट खेलता हुआ आया। और उसके बाद आप कह लें कि डिसहार्ड हो जाता बंदा जब खेलता नहीं, क्रिकेट मिलती नहीं है बंदे को। तो तब आप कह लें कि मैं ये 2-3 साल के लिए बीच में गायब भी हुआ, बाहर चला गया ताकि डिसहार्ड होके। लेकिन उसके बाद जब आया वापस तो फिर मेरे वालिद साहब ने बहुत मोटिवेट किया मुझे कि यार अ, ए- आप मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, तो यू नेवर नो कि कोई चांस अल्लाह ताला की रात रास्ते खोल देती है, दरवाजे खोल देती है, तो बन सकता है चांस, तो आप मेहनत करो। तो बस लकीली तब ट्रायल भी थे हमारे ग्रेड 2 के। तो मैंने 1-1.5 महीना फिर दोबारा से प्रैक्टिस वगैरह की, फिर ट्रायल दिए तो उसमें सेलेक्ट हुआ। उसमें मेरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। तो फिर वहीं से मैंने कहा कि यार इसको दोबारा स्टार्ट किया जाए। 2-3 साल का गैप जरूर आया था, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैंने पिछले 12-15 साल मेहनत की थी, लेकिन वैसे क्रिकेट नहीं मिली थी जैसे मैं चाह रहा था। तो फिर उसके बाद जब क्रिकेट मिली तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह ने बड़ा परफॉर्मेंस भी करवाई। फिर जब फर्स्ट क्लास खेले 2-3 साल उसमें परफॉर्मेंस करी। उसके बाद फिर टी ट्वेंटी में स्पेशली जो मेरा आप कह लें कि एक हाइक जो मुझे मिली वो टी 20 स्टैलियंस की तरफ से, जब मैंने फास्टेस्ट 100 किया था और बेस्ट ऑलराउंडर हुआ था उस टूर्नामेंट का। तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा हाइप मिली आप कह लें कि एकदम से, जब फिर अकेडमीज में, फिर पाकिस्तान में, फिर पाकिस्तान लेवल पे ये सारी चीज़ें वहाँ पे स्टार्ट हुई। लेकिन उसके पीछे जर्नी मेरा 10-15 साल का, वो मेहनत 10-15 साल की थी। ये चीज़ है, प्रॉपर एक थ्रू वे से आया है। नहीं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि बहुत से लोगों को ना वो एक जो पिछली मेहनत जो होती है ना, जो आप करते हुए आते हैं, ट्रेनिंग करके आते हैं, वो दिखती नहीं है बहुत से लोगों को। कोई बहुत से लोग बड़े बड़े कमेंट्स ही पास कर देते हैं कि टैलेंट नहीं है या किसी की सिफारिश पे है, कुछ भी है। तो आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हाईलाइट करना कि भाई आपने, आपकी जो मेहनत है वो आप मेहनत कर कर आ रहे हैं, आप सीख कर आ रहे हैं, आप लोगों से आपका अच्छा एक्सपीरियंस है इस मामले में। तो बट इट्स रियली रिफ्रेशिंग टू सी हियर। सलाम बिलाल भाई, आपने जैसे बात की स्टैलियंस की कि वो नाम ही ऐसा है कि सुन के जोश आता है, तो मैं बताना चाह रहा था कि हमारा जो क्लब है यहाँ यूएस में, हमने भी उसका नाम स्टैलियंस रखा हुआ है, और उस टीम की मुनासबत से तो बहुत अच्छी मेमोरीज है उस टीम को देखते हुए भी। अच्छा बिलाल भी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ज़ाहिर है आपने बात की कि माशाल्लाह आपका एक प्रॉपर हार्डवर्क रहा है, आपने ग्रास रूट से अंडर 13, उसके बाद आप स्टेप लेते लेते आप पीक पर पहुंचे अपने करियर की। तो ये थोड़ा सा बताइएगा कि जब आपको टेस्ट कॉल आई और आपको जब फर्स्ट टाइम टेस्ट कैप दी गई, तो क्या फीलिंग थी आपकी, और क्या मतलब आपको एक होता है ना कि फाइनली ऑल माय हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, तो थोड़ा सा बताइएगा कि क्या फीलिंग थी आपकी उस वजह जब आपको टेस्ट कैप दी गई थी। देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। जब मेरा वनडे डेब्यू हुआ 2015-16 में, जब वनडे डेब्यू हुआ तो तब आप कह लें कि एक थ्रू प्रॉपर चैनल की जब क्रिकेट मिल रही थी तो क्रिकेट खेलते जा रहे थे। टी 20 खेला, उसमें परफॉर्मेंस हो गई, उसमें आगे अल्लाह ने परफॉर्म करवाया। फिर पाकिस्तान पे जब वनडे कैप मिली तब अल्लाह ने मेरा परफॉर्मेंस करवा दी। उसमें क्या था कि फाइवर मेरा सेकंड मैच में 5 आउट किए मैंने वनडे में, साथ में आप बुला ओपन किया, फिर 38 रन भी किए उधर। तो जब मैं वहां से ड्रॉप हुआ तो 3 साल लगे मुझे टेस्ट कैप मिलने में। तो 3 साल का जो जर्नी है ना, उसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की मैंने, क्योंकि आपको पता है कि जब आप टीम से बाहर होते हो तो तब आपको अपनी खामियों का भी पता चलता है कि यार मैंने किस चीज़ों पे वर्कआउट करना है। तो तब मुझे मेरा बड़ा अच्छा एक टाइम मुझे बड़ा मिला कि यार इंटरनेशनल लेवल पे किन चीज़ों की ज़रूरत है और किस चीज़ पे मुझे वर्कआउट करना चाहिए। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद फिर मैंने जब डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करी, तो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस के बाद फिर मुझे टेस्ट कॉल आया जब, तो मैं कहता हूँ कि वो फीलिंग बयान नहीं कर सकता बंदा। अनडिस्क्राइबेबल वो फीलिंग्स होती हैं। जितना मर्जी बंदा कह ले कि यार मैं इस चीज़ को ऐसे बयान कर दूं, ऐसे बयान कर दूं, नहीं हो सकती। क्योंकि आपको एक अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का जो मौका मिलता है, आपको फ्लैग अपने चेस्ट पे लगाने का मौका मिलता है ना, जब वो उसकी फीलिंग नहीं है, वो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो इवन जब सबसे पहले मुझे कॉल आया तो मैंने अपने वाले साहब को कॉल किया, और इवन आप यकीन नहीं करेंगे कि हम दोनों रोने लग पड़े थे, क्योंकि अब मेरे और मेरे अब्बू ने बहुत मेहनत की। पिछले 20 सालों से हम लोगों ने
मेहनत कर रहे थे, और वो स्ट्रगल जो मैंने और मेरे अब्बू ने की है ना, वो मैं ही जानता हूँ या मेरे वालिद साहब जानते हैं। और अल्लाह ताला की ज़ात ने उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए शायद सारा चीज़ें नवाज़ी भी, सारा कुछ दिया। क्योंकि आपके हार्ड वर्क में आपके पेरेंट्स का, आपका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ें नए आने वाले यंगस्टर्स के लिए भी हैं कि आप अगर सपोर्ट लेके काम करोगे तो आप ज़्यादा जल्दी ग्रूम भी करोगे और सीखोगे भी। और जब कॉल आया, फिर उसके बाद टेस्ट कैब, अल्हम्दुलिल्लाह जब टेस्ट कैब मिली तो अल्लाह ने उसमें भी पहले टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी करवाई, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 6 आउट किए। तो वो एक टेस्ट कैब मिलना और फिर ऊपर से परफॉर्मेंस भी हो जाना, वो सब चीज़ें आप कह लें कि आइसों की एक वाली बात हो जाती है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ एकदम से एक कह लें कि एक ही मैच में मुझे बड़ा अच्छा मौका दिया, फिर रिकॉर्ड्स भी बने, सारी चीज़ें हुई। तो ये बड़ी अच्छी आप कह लें कि एक फीलिंग ही डिफरेंट होती है। फिर एक आपका जो हार्ड वर्किंग होती है कि कंट्री को आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, फिर भी पीछे जितनी भी हार्ड वर्क होती है फिर वो आपको सारी जो है ना वो भूल जाती है कि यार अल्लाह ताला ने आपको एक मुकाम भी दिया, एक रिजल्ट भी दिया उस चीज़ का। तो ये आप कह लें कि अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स होती हैं वो वाली। और मैं कहता हूँ कि डिस्क्राइब मैं नहीं कर सकता वर्ड्स में, बस जितना कर सकता था मैंने आपको कर दिया ये। दैट्स इट। इट्स ब्यूटीफुल टू हियर बिकॉज किसी भी क्रिकेटर के लिए ज़ाहिर है वनडे T20 तो है, लेकिन टेस्ट जो है वो पिनिकल होता है, मतलब दैट इज़ द गोल। सो एग्जैक्टली। थैंक यू जो आपने शेयर किया हमारे साथ। दोस्त। अच्छा बिलाल भाई, इस पे एक फॉलो अप क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आपने 2015-16 में ओडीआई का डेब्यू किया, तो उसके बाद फिर आप ड्रॉप हो गए। तो जब आप ड्रॉप हुए तो मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि जब कोई प्लेयर ड्रॉप होता है तो उसको कुछ आइडिया होता है कि वो क्यों ड्रॉप हो रहा है, या उसके साथ कोई कॉन्वर्जेशन होती है, या उसको बताया जाता है कि भाई ये आपका पाथवे है टू मेक अ कमबैक, या आपकी ये खामियां हैं, इस पर आप जाके काम करें। तो मैं वो समझना चाह रहा हूँ कि जब क्रिकेटर आप जब डेब्यू करते हैं या जब आप लोग किसी चीज़ से ड्रॉप होते हैं तो उसका पाथवे क्या होता है, यानी कि आप लोगों को किस तरह से आप लोग जो है वो कमबैक करते हैं, या आपको क्या पता होता है उस बारे में? जी बिल्कुल। जब आप ड्रॉप होते हैं तो फिर आपको एक चीज़ें बताई जाती हैं, जो उस टाइम की मैनेजमेंट होती है वो प्रॉपर आप पे वर्किंग करती है, फिर आपको बताती है कि आपकी ये मिस्टेक्स हैं या ये चीज़ों पे आपको काम करना है। तो जब आप काम करते हो उन चीज़ों पे, फिर आप डोमेस्टिक लेवल पे फिर दोबारा परफॉर्मेंस करते हो, देन आप कंसीडर होते हो नेक्स्ट कमबैक के लिए। तो ये पाथवे हर टाइम पे हर मैनेजमेंट करती है ये चीज़। और हर बंदे को जो भी ड्रॉप होता है या जो सिलेक्ट होता है, उसका उसका गोल और उसकी वो चीज़ बताई जाती है। ये बड़ा मिसकंसेप्शन भी है कि यार ऐसे ही ड्रॉप कर देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब मैनेजमेंट चेंज होती है, तो जो पिछले परफॉर्मर्स कुछ नए लड़के आए होते हैं, उनको थोड़ा-सा साइडलाइन कर दिया जाता है, क्योंकि नई मैनेजमेंट होती है, वो उन्हीं लड़कों के साथ जाती है जो कि पहले से खेल रहे होते हैं। थोड़ा-सा एक्सपीरियंस को प्रेफ़र करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि किसी भी लड़के को बताते नहीं है कि यार ये चीज़ें आपको करनी है या इस चीज़ पे आप वर्कआउट करो। इवन के जो खेल रहे होते हैं उनको भी बताया जाता है डे बाय डे कि यार ये चीज़ और बेहतर हो सकती है, ये चीज़ और बेहतर हो सकती है। देखिए, हर चीज़ जो है ना वो हम लोग एज ए क्रिकेटर इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे हम हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, खुद भी एनालाइज कर रहे होते हैं, और कोचेज और जो साथ में स्पोर्ट्स स्टाफ होता है वो भी एनालाइज कर रहा होता है कि यार ये एक प्लेयर है, इसमें ये खूबी है, ये चीज़ें इसमें नहीं है, इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि ये सारी चीज़ें मिल मिला के वर्कआउट करके तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा पैकेज तैयार किया जा सके, ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो, पाकिस्तान के लिए बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंसेज ली जा सकें। ऐसे बंदे, ये मेरे साथ नहीं, हर बंदे के साथ ऐसा होता है। बट बाकी लकी होते हैं जो पाकिस्तान को सर्व करके पाकिस्तान की लिए परफॉर्मेंसेज करते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो दैट्स इट। अच्छा, इस पर एक और क्वेश्चन ये है कि जब आपने 2015-16 में डेब्यू किया तो आप कंटिन्यूसली डोमेस्टिक खेलते हुए आ रहे थे, और फिर आपका इंटरनेशनल डेब्यू हुआ। तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था कि आपको लगा कि डोमेस्टिक में जो आपने सारा हार्ड वर्क किया था वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आके आपको लगा कि हम बहुत कुछ मिस कर रहे थे, या आप रेडी थे, या आपकी वो फीलिंग क्या थी एज ए क्रिकेटर के यार कि हमें एक होता है ना कल्चरल शॉक मिलता है कि जी आप एग्जैक्टली। इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, डोमेस्टिक का वो लेवल उस वक्त था, क्योंकि आपके टाइम पे तो पीएसएल भी नहीं थी, तो इतना कम्पेटिटिवनेस उस वक्त थी कि आप जब आपने डेब्यू किया तो आपको लगा कि नहीं यार मैं रेडी हूँ इंटरनेशनल के लिए? अब देखिए,
जो भी क्रिकेट पाकिस्तान में हो रही है, जितना भी हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, जैसा भी है, हम जितने भी ग्रेट प्लेयर्स निकले हैं वो इसी सर्किट से निकले हैं। वो इसी सर्कल को खेल कर निकले हैं और हम भी उसी का हिस्सा रहे हैं और उसी को खेल के हम किसी भी चीज़ को, पाकिस्तान की किसी भी चीज़ को हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी से कम हैं। लेकिन हर बंदे को अडॉप्ट करने का तरीका अलग होता है। वही टीम होती है, उसमें लोग प्लेयर जो है वो 100 भी कर रहे होते हैं, प्लेयर 0 पे भी आउट हो रहे होते हैं। जो 0 पे आउट होता है वो कहता है यार मेरे लिए तो ये बुरा है, जो 100 कर रहा है वो कहता है यार मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा है। तो ये डोमेस्टिक सेम ही है। हम डे बाय डे पीएसएल आ गई, फिर और जो नई-नई चीज़ें हम पाकिस्तान के जो भी बेहतर कर सकते हैं हम पीसीबी वाले कर रहे हैं, जो कोचिंग स्टाफ है, जो कोचेज़ हैं, जो अपने-अपने एरिया में जो वर्कआउट कर रहे हैं, सब बेहतरी के लिए करते रहते हैं। हर बंदा डे बाय डे अपने आप को बेहतर से बेहतर करता जा रहा है। तो तब जो डोमेस्टिक सीज़न था, जैसे हो रहा था, उस लिहाज से बहुत बेहतर था। तो लेकिन डोमेस्टिक का और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कभी भी आप लेवल एक नहीं बना सकते, किसी भी कंट्री का नहीं बना सकते। तो ये देयर इज़ सम डिफरेंस ऑलवेज़। तो उसमें थोड़ा-सा ये है कि हम लोगों को जब इंटरनेशनल एक्सपोज़र मिलता है तो फिर उसमें थोड़ा-सा आपको फ़ील होता है कि यार हमें थोड़ा और प्रोफ़ेशनल ज़्यादा होना पड़ेगा, इस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। जब आप परफ़ॉर्मेंसेज़ कर देते हैं ना, फिर उसके बाद आपको और थोड़ा कीन होना पड़ता है ताकि आप ये परफ़ॉर्मेंसेज़ कंटिन्यू कर सकें। तो ये चीज़ ज़रूर है। तो इस आपने बोला आपको प्रोफेशनल होना पड़ता है, इस प्रोफेशनलिज्म को आप थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं? इसका क्या मतलब जी, होता है? डाइट प्रोफ़ेशनलिज़्म कंट्रोल, जी, जी। इसमें डाइट प्रोफ़ेशनलिज़्म में आपकी हर चीज़ कि नाउ-अ-डेज़ क्या है कि आपकी ईच एंड एवरीथिंग आपका सोना भी जो है ना, वो भी आपको ग्रूम करता है कि आपको सोने की प्रैक्टिस कैसी है, आप नींद कितने घंटे की ले रहे हैं, आप खाना क्या खा रहे हैं, आपकी डेली जिम की एक्सरसाइज़ कितनी है, आपकी कार्डियो एक्सरसाइज़ कितना है, आपका ग्राउंड वर्क कितना है। अब चीज़ें डिफ़ाइन हो गई हैं सारी। अब हर बंदे को इवन कि हमारे जो रीजनल चीज़ें हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने भी साथ में लोग ऐसे रखे हुए हैं, जो कि आपको हर प्लेयर को उसकी हर आप कह लें कि उसकी एक्सरसाइज़ का, उसका जिम वर्क का, उसका सारे हर चीज़ का आपको दिया जाता है चार्ट कि यार आपने ये खाना है, ये आपने वर्कआउट करना है। वीकली आपको प्रॉपर वो हर पूरे महीने का चार्ट बना के दे दिया जाता है। अब डिपेंड करता है आप पे, प्लेयर पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस इंटेंसिटी के साथ करता है। जिम 10 बंदे जाते हैं, लेकिन जिनकी इंटेंसिटी आप कह लें कि जिनका फ़ोकस ज़्यादा होता है, 1, 2, 3 वो ज़्यादा उसी एरिये में अगर 1 महीने में आप कंपैरिज़न करेंगे 10 लोगों को, तो 3-4 अच्छी बॉडी बनाएँगे, 3-4 का अच्छा मसल गेन होगा, 5-6 का नहीं होगा। वो सिर्फ़ आप आ जाता है कि आपका क्या फ़ोकस कैसा है और आप किस इंटेंसिटी के साथ कर रहे हो। क्योंकि टाइम तो स्पेंड कर रहे हो आप। तो ये सारी चीज़ें मोर प्रोफ़ेशनल वही हैं जो अच्छे प्रोफ़ेशनल्स हैं, जैसे लाइक आप कह लें कि हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं या इंटरनेशनली आप किसी और कंट्री के प्लेयर ले रहे हैं जो कि सुपर फिट गिने जाते हैं, विराट कोहली हो गया, आप दूसरे किसी किसी भी प्लेयर की एग्जांपल ले लें, तो वो क्या है कि उन्होंने अपने आप को, अपने टाइम पीरियड को बड़ा मैनेज किया हुआ है। तो प्रोफेशनल हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस तरह देखनी पड़ेंगी, तो फिर ही आप जो चीज़ें आप 6 महीने में अचीव करना चाहते हो, वो आप 2-3 महीने में अचीव कर सकते हो आपकी फोकस और फिटनेस और प्रोफेशनलिज्म के साथ। बिल्कुल। इस प्रोफेशनलिज्म की अगर थोड़ी सी और बात करें, आपने जब टेस्ट डेब्यू किया तो वो जो मोमेंट्स होते हैं जब आपको पहला बॉल मिलता है, जब बस उस वक्त आई थिंक सरफराज अहमद कैप्टन थे, तो जब आपको बुलाया गया कि भाई फिलहाल आगे ज़रा ओवर डालो, अब तो आपका स्पेल शुरू होने वाला है, तो उस मोमेंट में कोई नर्वसनेस होती है, बॉडी हल्की पड़ने लगती है यार, अब अपना अपना टाइम आ गया, अब आपको करना है, क्योंकि आपने उस वाले गेम में ऑस्ट्रेलिया के टॉप 5 बैटर्स को आउट किया था। लेबिशेन था, उस्मान ख्वाजा था, आई बिलीव शॉन मार्श भी थे एंड टिम पेन। शॉन वॉर से, तो ट्रेविस हेड थे। जी, जी। ट्रेविस हेड भी थे, यस यस यस। तो वो मोमेंट क्या क्या था? क्योंकि सुना है, सब हमने हमने देखा भी है कि जब सरफराज अहमद, जब बॉल सही नहीं पड़ती है तो वो डांटते भी है थोड़ा बहुत, तो वो मोमेंट कैसा था आपका? देखिए एज़ मैं डेब्यूटेंट तब उस मैच में, उससे पहले भी सरफराज अहमद की कप्तानी का मैं बड़ा आप कह लें कि उनको प्रेज़ करूँगा, उनकी कैप्टेंसी को। क्योंकि वो बंदा ना काम लेना जानता था। सरफराज भाई काम लेना जानते हैं प्लेयरों से। इसलिए वो कप्तान अच्छे गिने और सक्सेसफुल कप्तान भी रहे। उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया हुआ था मैच से पहले भी कि यार आप मुझे करके दोगे, आप
पीछे भी करते हुए आ रहे हो परफॉर्मेंसेस, तो टेंशन फ्री रहना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, आप अपनी जो कर रहे हो बस वही करते रहो। तो निकी ऑर्थर कोच थे, उन्होंने भी बड़ा बूस्ट किया हुआ था। तो जो साथ वाले प्लेयर थे लाइक बाबर हो गया, इमाम उल हक हो गया, तब हमारे जो जितने भी मेरे कोलीग थे सब ने बड़ा मोटिवेट किया गया। अ, जब ओवर करने के लिए आए तो जाहिर सी बात है, जो हम एज ए प्रोफेशनल कर रहे होते हैं ना, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इजी होता है। जब आपको सपोर्ट मिल रही होती है आपके कप्तान की तरफ से, आपके टीममेट्स की तरफ से, तो आपके लिए वो प्रेशर हैंडल करना और इजी हो जाता है। तो वो मेरा ख्याल है एक बड़ा अच्छा यूनिट था हमारा, और बड़ा अच्छी कैप्टेंसी भी मैं कहता हूँ बहुत अच्छी थी उस टाइम पे। हमें चैंपियन ट्रॉफी भी जीती, ये सारी चीज़ें हमने बड़ी अच्छे गोल अचीव किए थे तब। तो मेरा तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मुझे जब पहला विकेट 2-3 ओवर में मुझे विकेट नहीं मिला, तो सरफराज भाई से यही बात हो रही, सरफराज भाई कह रहे थे कि यार लगा रहा है, बस बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही है, पहला विकेट मिलने की देर है, बाकी खुद ब खुद आती जाएंगी। तो वही हुआ, क्योंकि पहला जब आउट हुआ तो ईशान मुआश को स्लिप में आउट किया, वो भी बड़ा अच्छा मूवमेंट था, सबसे अच्छा जो उस्मान ख्वाजा को मैंने आउट किया था। तो बड़ा अच्छा मूवमेंट रही, जब आउट करता गया तो फिर सारी आपकी चीज़ें और इजी होती गई, और बंदा फिर खुश भी होता है उस चीज़ पे। बिलाल भाई, एक मेरा क्वेश्चन था यहाँ पर आपसे कि जो प्रोफेशनलिज्म की आपने बात की थी, आपने ये भी बात की कि एज अ प्रोफेशनल आपको डाइट का ख्याल रखना होता है, जिम की रूटीन, इवन स्लीपिंग स्केड्यूल एंड एवरीथिंग। तो ये मुझे बताइएगा कि हमने अक्सर सुना था रिकी पॉन्टिंग, माइकल हसी वगैरह के बारे में कि ये लोग नेट्स में 4-4, 5-5 घंटे बैटिंग करते थे दिन में। उसमें से 70-75% ये लोग सिर्फ आके ब्लॉक करते थे, अपना बैट सीधा करते थे। तो एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, खासकर बॉलर, हाउ व्हाट इज़ योर प्रैक्टिस रूटीन डेली? मतलब जब आप नहीं खेल रहे, कोई आपके मैचेस नहीं हो रहे, तो आपकी क्या रूटीन होती है नेट्स के अंदर? कितनी आप बॉलिंग करते हैं, और उसमें आपके क्या गोल्स होते हैं कि एज अ स्पिनर मैंने ये लेंथ हिट करनी है, मैंने ये टर्न करनी है, ये करना है? तो कितना टाइम आप एक्चुअली नेट में स्पेंड करते हैं बिफोर एनी गेम? जब आप अभी की बात करें, जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, तो फिर आपके पास टाइम कम होता है कि आप जब आप अपनी, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो गया होता है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो, आप लीग्स में खेल रहे हो, आप डोमेस्टिक अच्छी खेल रहे हो, परफॉर्मेंसेज भी हो रही है, लेकिन आप अपने आप को वीडियो एनालिसिस के जरिए देखते हो कि यार मुझे ये चीज़, इसको बेहतर करना है। उसमें एज अ स्पिनर जो है, वो मैं जो अपनी बात करूं तो मैं नेट में अकेला बॉलिंग करता था। अकेला बॉलिंग, जब कह लें कि सिक्का रख के या एक स्पॉट रख के तो उस पे हिट करना, या मैं अगर दूसरा कर रहा हूँ तो दूसरे में मेरी फोर्स अगर कम आ रही है तो मैं उसको कैसे बढ़ाना है मैंने। तो वो आप अकेले, अगर स्पिनर एज ए स्पिनर आप अकेले करोगे तो वो ज़्यादा आप कह लेंगे फोकस होके कर सकते हो। जब आप नेट्स कर रहे होते हो प्लेयर्स के साथ, तो मेरा ख्याल है तब आपकी इंटेंशन थोड़ी सी ना डाइवर्ट हो सकती है या हो जाती है। लेकिन जब आपने अपने आप पे काम करना है, अपनी चीज़ पे काम करना है, बिल्कुल फोकस हो गए, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप अकेले अकेले बात आप अकेले बॉलिंग करो। मैंने उससे पहले की मैं बात बता दूं आपको कि इवन मैं जब आपको बात कर रहा था कि मेरे वाले साहब ने मेरे साथ बड़ी मेहनत की है, वो उसका पीछे मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि एक टाइम पे 50 ओवर एक टाइम पे मैंने करने होते थे, ये मेरी रूटीन थी। मेरा एक टाइम पे प्रैक्टिस, मेरी अर्ली मॉर्निंग का जो प्रैक्टिस सेशन होता था मेरा 50 ओवर का, और मेरे वाले साहब पीछे से कीपिंग करते थे 50 ओवर। ये 300 गेंद जो मैंने रोजाना का, उन्होंने मेरी इतनी, आप कह लेंगे, मसल्स बिल्ड किए हुए थे कि यार ये प्रैक्टिस आपने करनी ही करनी है। क्योंकि जब आप इतनी प्रैक्टिस करते हो एज अ स्पिनर, तो तब जाके आपके मसल्स भी बिल्ड होते हैं, आपकी फिंगर्स, ये वो सब चीज़ें जो है ना, वो आपकी ये बनती हैं कि यार आप बॉलिंग के काबिल हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जब आप जो क्रिकेट खेलते हो, फिर आपको अपने आप को एनालाइज करने में भी मदद मिलती है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो जाता है ना, फिर आप अपनी गलतियों पे काम करते हो। तो वो आप जब अकेले नेट्स में काम करते हो तो फिर ज़्यादा जल्दी आप सीखते भी हो, उस पर अबूर भी हासिल कर लेते हो जल्दी से। तो मेरा ये तो है कि मैं नेट्स में अकेले भी करता था, फिर जब अकेले उसको कर लिया, फिर उसको मैच में या नेट प्रैक्टिस में उस चीज़ को करते थे कि हाँ यार ये नई चीज़ मैंने अडॉप्ट किया, इसको आप इम्प्लीमेंट करके देखते कि कहाँ तक कितना मुझे इस पे अबूर हासिल हुआ है या क्या हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, इसका प्रोसेस यही है। हैं आपने फिंगर स्पिन की दूसरा की बात की। आप आपका मैं एक्शन जब भी देखता हूँ तो मुझे दूर से लगता है कि आप ना तो आप फिंगर स्पिनर है, ना तो आप रिस्ट स्पिनर है।
कभी लगता है कि आप आके बीच में रिस्ट मारते हैं, कभी लगता है कि आप आके फिंगर मारते हैं। तो इसकी कोई साइकी है, बैट्समैन को कंफ्यूज करने की कोई साइकी है, या ये नेचुरल चीज़ है आपकी कि बस मतलब आपसे होता है, आप मतलब इवन आपको भी आइडिया नहीं कि आपसे होता है बट हो जाता है, या इसकी कोई लॉजिक है, या ये मतलब नेचुरल चीज़ है आपके लिए? नहीं, लॉजिक नहीं है ये। बहुत शायान भाई, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये बहुत कम लोग हैं जो ये चीज जज करते हैं, लेकिन आपने जज की। आई एम सरप्राइज। मैं विकेट के हिसाब से अपने आप को, आप कह सकते, डेवलप कर लेता हूँ कि मैंने इस विकेट पे देख लेता हूँ कि इस विकेट पे फिंगर से स्पिन होगा या रिस्ट से स्पिन होगा, या किस तरह से ये चीज़ मुझे हेल्प करेगी, ये विकेट कैसे हेल्प करेगा। क्योंकि मैं बहुत ऐसा स्पिनर हूँगा, मैं ग्रास, जिस विकेट पे ग्रास होता था ना डोमेस्टिक में, तो मेरे अक्सर कोलीग्स को मैं बोलता था कि यार ये ग्रास वाला विकेट है, आई लव दिस, मुझे ग्रास वाले विकेट पे बॉलिंग करने का ज़्यादा मज़ा आता है। आई डोंट नो, क्योंकि मेरा सियालकोट की विकेट पूरे पाकिस्तान में गिनी जाती थी कि बड़ी तेज विकेट है। इस्लामाबाद और सियालकोट की विकेट ना बड़ी, आप कह लें कि बाउंसी ट्रैक गिना जाता था। तो क्योंकि बचपन से हम लोग यहीं पे खेल रहे हैं, सियालकोट स्टेडियम से, तो ये विकेट पे ही खेलते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे खेलते खेलते मुझे ज्यादा प्रैक्टिस, मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया था ग्रास वाली विकेट पे बॉलिंग करने का। तो मोस्टली जब कहीं ग्रास वाला विकेट डोमेस्टिक में भी कहीं आता था, मैं अपने कोई को कहीं एक दो बार मैंने बोला था कि यार ग्रास वाला विकेट है तो मुझे मजा आएगा बॉलिंग करने का, क्योंकि मुझे पता है कि इस पे मुझे कॉन्फिडेंस है। तो ये चीज जो है ना, फिंगर के साथ और रिस्ट के साथ, वो ये मैं खुद कर लेता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ अपने आप को कि ये इस विकेट पे मुझे ज्यादा से ज्यादा कैसे हेल्प मिलेगी। क्योंकि मैंने तो मेन तो करनी है मैंने परफॉर्मेंस, और वो परफॉर्मेंस कैसे मैं कर सकता हूँ वो मुझे ही अपने आप को समझाना है, मुझे ही अपने आप में डेवलप करना है कि यार ये मैं ज्यादा से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कैसे कर सकता हूँ। तो ये इसलिए चीजें मैं दोनों कर लेता हूँ उस हिसाब से। अच्छा बिलाल भाई, एक क्वेश्चन ये था कि जब आपने क्रिकेट स्टार्ट की तो आपने हमेशा एज अ ऑफ स्पिनर स्टार्ट की, या बैटर थे पहले और फिर आप हाथ साथी तौर पे ऑफ स्पिनर बन गए, या ऑफ स्पिनर थे और हाथ साथी तौर पे बैटिंग करना शुरू कर दिया, यानी कि आपका मोटिवेशन क्या थी? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स को या पहले भी लोगों को हमने सुना है कि यार वो कहते थे यार हमने शुरू इस तरह किया था, मगर फिर कुछ हुआ ऐसा और फिर हम इधर आ गए। इसकी परफेक्ट एग्जांपल अजहर अली हैं, सबको पता है, उन्होंने लेग स्पिन स्टार्ट की थी, फिर वो पाकिस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटर बन गए। तो आपका आपकी जर्नी इस हवाले से कैसी है? नहीं, मैं शुरू से ऑफ स्पिनर ही था और ऑफ स्पिनर ही हूँ अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। और बैट्समैन मैं आपके कह सकता हूँ कि बैटिंग जो है ना, वो आप कह सकते हैं कि मेरे में एक क्रेज था कि यार मैं बैटिंग, मुझे बहुत करने का शौक था। क्लब क्रिकेट में मैं ये जर्नी में आपको बता रहा हूँ बैटिंग की, और ये बड़ा एक आप कह लें कि एक खुशाइंदी नुक्ता है उसमें, वो भी मजा आएगा आपको सुनने में कि क्लब क्रिकेट में और सियालकोट डिस्ट्रिक्ट लेवल में मुझे बड़ा शौक था कि यार मुझे बारी करवाओ, मुझे बैटिंग करनी, मुझे बैटिंग का बड़ा शौक था। क्योंकि मैं देखता था कि यार जिसको साथ में बैटिंग भी आती ना उसको ज्यादा जल्दी पिक किया जाता है टीम में। तो एज एन ऑफ स्पिनर हम लोग, मैं तो वर्कआउट कर रहा हूँ लेकिन साथ साथ मुझे अपनी बैटिंग भी डेवलप करनी है, तो मैं बैटिंग प्रैक्टिस अपनी करता रहता था और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बैटिंग भी अच्छी खासी मैं हिटिंग कर लेता था। तो अ, जब हमारा सियालकोट स्टेलियन का जब मैच था, पहला ही मैच था मेरा, तो हम लोग बैठे हुए थे, हम लोगों को ये वो मैच ना मार्जिन के साथ जीतना था। तो शुएब भाई और हारिस सुहेल दोनों वाइस कप्तान थे, कप्तान और वाइस कप्तान बैठे हुए थे। तो शुएब भाई कहते हैं कि यार कौन जाके हिटिंग करेगा, क्योंकि हमें मार्जिन से जीतना है, तो हमें रन चाहिए बोर्ड पे। तो मैंने उनको बोला कि फिर भी मैं जाऊंगा, तो आप मुझे जाने दें। तो उन्होंने हारिस भाई से पूछा, शुएब भाई ने बोला कि चलो ठीक है पैड करो, जाओ आप। वो फिर उन्होंने जो ऐसा चांस मुझे दिया, वन डाउन गया पहले मैच में, और वो उसके बाद फास्टेस्ट 100 उसी मैच में हो गया, अल्लाह ने करवा दिया। वहां से मेरा ये बैटिंग का जर्नी आप कह लेंगे स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद मैंने 2-3 50 भी किए T20 में, फिर 2 फर्स्ट क्लास में 100 भी किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद बैटिंग में भी मैं साथ साथ डेवलप करता गया अपने आप को। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे मेरे से उस तरह रन्स नहीं हो पाए जिस तरह के मैं खुद को समझता था कि रन्स होने चाहिए मुझसे, लेकिन उस तरह नहीं हो पाए। लेकिन ये जर्नी बैटिंग का, मैं सडनली आप कह लें कि ये इस तरह मैं टॉप ऑर्डर पे आया हूँ। अदरवाइज आई एम नॉन फॉर दैट कि पावर हिटिंग और ये सब चीज़ों पे मैं
अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा है कि अभी भी करते हैं, साथ-साथ ये कर रहा हूँ। लेकिन मेन मैं ऑफ स्पिनर ही हूँ, लेकिन अभी आगे थोड़ा-सा क्या है कि बैटिंग भी साथ-साथ, क्योंकि टी20 क्रिकेट और फ्रेंचाइज़ क्रिकेट में आपको पता है कि आपको, जैसे सुनील नारायण हैं, वो टॉप ऑर्डर पे आके हम हिटिंग कर रहे हैं, बाद 50 रन्स भी कर रहे हैं, अच्छे खासे बॉलिंग कर रहे हैं। तो इसी तरह आप कह रहे हैं कि जितना यूज़फुल हो सकता हूँ क्रिकेट में, जितना भी यूज़फुल टीम के लिए हो सकता हूँ, उतना कोशिश करता हूँ अपने आप को डेवलप करने की। ये सारी चीज़ें। अच्छा बिलाल भाई, एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे था। अब जैसे आपने कहा कि आप शुरू से ही आपका फोकस एज एन ऑफ स्पिनर था, तो ज़ाहिर है हमारी पाकिस्तान के क्रिकेट की अगर आप हिस्ट्री देखें तो अब्दुल कादिर से लेके फिर से ग्लेन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, फिर सैयद अजमी, मतलब काफ़ी बहुत बड़े बड़े नाम आए स्पिनर्स भी। तो जब आपने ऑफ स्पिन स्टार्ट की थी तो आपका रोल मॉडल कौन था कि जिसको देख के आपको लगता था कि नहीं यार मैंने इसके जैसा या इससे बेहतर करना है और इस लेगेसी को मैंने कंटिन्यू करना है पाकिस्तान टीम में? जी, बिल्कुल। शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया बिलाल था। भाई, जी, एक इस पे मैं एक और सवाल ऐड करना जी, चाहता जी, हूँ जी, कि जी। आजकल की मार्केट में, आजकल का जो डोमेस्टिक सर्किट है, इसमें हमें फिंगर स्पिनर बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। तो इसके साथ आप ये भी बता बता दें कि आपके लिहाज से अप एंड कमिंग कौन ऐसा स्पिनर है जो आप कहते हैं कि यार ये इज द नेक्स्ट नेक्स्ट गाय। ओके। पहले तो ये तैमूर भाई का क्वेश्चन जो है कि उसमें कि शुरू से लेके हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो शुएब भाई को हम देखते रहे, शुएब भाई के साथ खेलते रहे और फिर मोटिवेट तो उनसे भी हुए। लेकिन सकलैन भाई से हम लोगों ने, सकलैन मुश्ताक का हमारा आइडियल, आपको पता है पाकिस्तान का नाम था, बहुत बड़ा नाम, और हम उनको देखकर ही मैंने यही सोचा था कि उनको उन जैसी बॉलिंग करनी है। वैसे उनको सीख के हम लोगों ने पहले चीज़ें करते थे, फिर मुरलीधरन को देखते थे। तो ये तब, क्योंकि जब बड़े स्पिनर्स थे ना तब के, तो अब आप कह लेंगे उसमें 3 स्पिनर्स सबसे मायनाज आप गिने जाते थे। मुरलीधरन था, शेन वॉर्न था और सकलैन मुश्ताक। ये हमारे 3 आपका ग्रेट स्पिनर थे, तो जिनमें से 2 ऑफ स्पिनर थे। तो हमारा तो मेन यही था कि सकलैन भाई की तरह बनना है, उनकी तरह बॉलिंग करनी है। तो आइडियल हमारे वही थे शुरू से। लेकिन उसमें ग्रूमिंग जो की वो सारी वो आमिर वसीम साहब ने की। आमिर वसीम साहब ने बताया कि यार आप ऑफ स्पिन करो और आप ये ऐसे करो। इस वजह से ये सारा क्रेडिट तो जाहिर सी बात है आमिर भाई को जाता है कि उन्होंने हमें बताया कि यार ये चीज़ आप में करनी है। तो फिर उस पे हम लोगों ने मेहनत की। और दूसरी चीज़, अभी जो डोमेस्टिक में स्पिनर्स जो आ रहे हैं, डोमेस्टिक में 3-4 आप कह लें कि अच्छे स्पिनर्स हैं। 3-4 अच्छे स्पिनर्स आ रहे हैं, जिनमें फैसल अकरम है एक, मेहरान मुमताज़ है, फिर जो आप कह लें कि 2 बैटिंग ऑलराउंडर्स साथ में स्पिनर्स हैं, जैसे कासिम अकरम है, मुबस्सिर खान है। ये जो 3-4 आप कह लें कि यंगस्टर्स जो है ना अच्छे ग्रूम हो सकते हैं और पाकिस्तान के लिए अच्छा खेल सकते हैं। मैं पूछ रहा था कि ये जो टैलेंट्स का जो आपने नाम लिया है, ये इनको आइडेंटिफाई करने का कोई चैनल है पाकिस्तान में? अभी तो ये तो खैर 4 लड़के मतलब आ गए, मतलब इनकी डोमेस्टिक में खेलना शुरू कर दिया है, पीएसएल में भी पिक हो चुके हैं। जी, जी। बट आई गेस जो जो नए लड़के हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं या जो इवन क्लब लेवल पे हैं, उनके लिए ऊपर आना, इसका कोई प्रोसेस पीसीबी ने कुछ बनाया हुआ है या पाकिस्तान क्रिकेट के कोई स्काउट्स हैं जो देखते हैं ये मतलब नीचे से टैलेंट ऊपर कैसे आता है? जी, बिल्कुल। शायद भाई, हर चीज़ का एक प्रोसेस है और पीसीबी ने बनाया भी हुआ है और सारी चीज़ें हो भी रही हैं। आप डोमेस्टिक लेवल पे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप देखें कि हर जगह पे आपको कोई अच्छा स्पिनर मिलता है, वो ज़रूर आगे एक्नॉलेज किया जाता है। उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या इर्द-गिर्द खिलाया जाता है। और भी बड़े अच्छे स्पिनर्स हैं हमारे पास, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उनको थोड़ा-सा टाइम लगता है ना, जब क्रिकेट खेलते हो आपको एक्सपीरियंस आता है, अच्छी क्रिकेट खेलते हो तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता पता चल जाता है, हाँ यार ये लड़का टॉप लेवल की क्रिकेट खेल सकता है, तो इसको बाकायदा तरीके से लेकर चला जाए आगे। तो बहुत सारे हमारे ऐसे स्पिनर्स हैं जो कि बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं। और अभी एक लेग स्पिनर भी आप देखें कराची से, आरिफ यकूब, वो भी बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट हो सकता है पाकिस्तान के लिए, बहुत अच्छा स्पिनर है। अब डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट आपको बॉलर्स तो नज़र आते हैं, लेकिन आप पहले उनको टाइम देते हैं 1, 2, 3 साल, ताकि उनको पता चल सके लंबी क्रिकेट में बॉलिंग कैसे होती है, लंबी क्रिकेट में कैसे बॉलिंग करनी है। फिर उनका एक्सपीरियंस जब होता है, फिर आप उनके बारे में थोड़ा प्रिडिक्ट कर सकते हो। अर्ली ऑन तो आप किसी को भी कह सकते हो कि यार यहाँ इसका रिस्ट अच्छा लग रहा है, इसको फिंगर अच्छा लग रहा है, तो इसको ग्रूम किया जा सकता है।
ग्रूम करने के बाद भी 2-3 साल का एक ऐसा फेज आता है कि जिसमें आइडेंटिफाई उस बंदे ने खुद को करना होता है कि हाँ मैं इस काबिल हूँ, कि अगर आप ट्रस्ट कर रहे हो मेरे पे, मैं इस काबिल हूँ, तो फिर वो उस पे आगे वर्कआउट किया जाता है। तो ये प्रोसेस सारा हो रहा है, प्रोसेस सारा चलता रहता है, लेकिन उसमें कितनी जल्दी कोई बंदा जो जी आप कह लें कि लकी होते हैं लोग कि जल्दी आप आगे नजरों में आ जाते हैं, ठीक है, वो ये सारी चीजें हैं। स्पिनर तो हैं पाकिस्तान के पास आगे, लेकिन अब थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अब एकदम से आप कह लें कि खिलाफ तो फील्ड नहीं हो सकता ना, लेकिन अच्छे स्पिनर्स भी आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमें चांस मिलेगा, या खेलते जाएंगे और ग्रुप होते जाएंगे लड़के। अच्छा बिलाल भाई, इस पे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जब ऑफ स्पिनर पहले कुछ अरसे पहले तक ना बहुत एक वैल्यूबल एसेट होते थे किसी भी टीम में, मगर फिर जब से रूल्स वगैरह चेंज हुए हैं तो हमने देखा है कि अब ऑफ स्पिनर उस तरह से टीम्स में नज़र नहीं आते, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो या ऑल वनडे क्रिकेट हो। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक्शन का बहुत लेना देना है और लोगों को शायद उस तरह से रूल्स, क्योंकि रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं थोड़े बहुत के अब ऑफ स्पिन पे लोग उस तरह से जाते ही नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जो आपने डोमेस्टिक में लड़कों को देखा है जो बॉलिंग करा रहे हैं या जो करना चाह रहे हैं, उनके पास प्रॉपर इस चीज़ की नॉलेज है या उनके पास रिसोर्सेज हैं कि वो उनको वो चीज़ें फेस ना करनी पड़े जो पहले के लोगों ने की हैं, कि जैसे उनके एक्शन में मसला आ गया या जी बहुत जी ज़्यादा टेयर अप हो गए। तो उस लिहाज से थोड़ा सा बताएं कि ये एक तो रूल के बारे में थोड़ा सा बता दें कि ये किस तरह इम्पैक्ट करता है ऑफ स्पिनर्स को और लोग किस तरह से इसकी जो है ना वो प्रिपरेशन कर रहे हैं कि उस जोन में ना आए जो एक थोड़ा सा रेड जोन हो बिल्कुल ठीक जाता है, है। बिल्कुल ठीक है, अब मेरी बात। और सबसे पहले तो ये कि मैं एक चीज़ कहूँगा कि ऑफ स्पिनर्स कम इस वजह से हुए हैं कि जब आप एक पार्ट टाइमर से काम ले लेते हैं ना वो इसी चीज़ का, तो फिर जो प्रोफेशनल होता है ना, वो फिर उस चीज़ को सोचता है यार मैं तो पिछले 10-12 साल से ये चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन एक बंदा है बैट्समैन है साथ में पार्ट टाइम ऑफ स्पिन करता है, तो टीम वाले ज़्यादा प्रेशर उससे करते हैं यार एक प्रॉपर स्पिनर को खिलाने से बेहतर है हम पार्ट टाइम से काम ले लें। जब ये काम शुरू हुआ है ना, तो फिर जाके आप डिसहार्ड हुए हो, ऑफ स्पिनर जितने में ऑफ स्पिनर्स की बात करता हूँ स्पेशली, कि वो डिसहार्ड भी हुए हैं, और फिर आगे फिर उस पे वर्किंग कम हुई है। लोगों ने क्या लोगों प्रेफर कर क्या क्या करते थे लेफ्ट आर्म स्पिनर को और लेग स्पिनर को। अब ऑफ स्पिनर्स आप अगर पार्ट टाइम, क्योंकि अच्छे ऑफ स्पिनर आपको तभी मिलेंगे जब आप उनको प्रॉपर चांस दोगे, प्रॉपर टाइम दोगे। जैसे फास्ट बॉलर है, जैसे बैट्समैन है, वैसे ही ऑफ स्पिनर भी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, लेग स्पिनर भी है। हर अगर स्पिनर कोई बैटिंग कर लेता है तो वो उसका प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर स्पिनर का चांस नहीं दोगे तो फिर स्पिनर ग्रूम नहीं होंगे जब तक आप उनको प्रॉपर कंसीडर नहीं करोगे स्पिनर एज ए स्पिनर। क्योंकि मोस्टली पिछले 5-7-10 सालों से ये हुआ है, सईद अजमल और जब मैं खेला हूँ हमारे अभी तक जो टीम में डोमेस्टिक क्रिकेट में भी इवन, कि आप पार्ट टाइम ऑफ स्पिन के साथ चले जाते हो रादर देन प्रोफेशनल प्रॉपर ऑफ स्पिन के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और हमारी सोच ये गलत है। मैं ये कहूँगा कि हमारी सोच ही गलत है कि हम ये चीज़ सोचते हैं और इस तरह टीम के साथ चले जाते हैं। आप जब तक स्पिनर को प्रॉपर उसको चांस नहीं दोगे, आप उसको ग्रूम नहीं कर सकते। ख्वाह वो नेट में कितनी भी अच्छी बॉलिंग कर ले, ख्वाह वो साइड मैचों में कितनी भी अच्छी बॉलिंग करे, जब तक वो ग्रेड 2 फर्स्ट क्लास लेवल पे अच्छी बॉलिंग या अच्छे चांस के साथ या लंबी बॉलिंग नहीं करेगा, वो ग्रूम नहीं हो पाएगा। ये चीज़ है, ये फैक्ट है। नहीं, असल में वो जो आपने बात की ना अभी कि ये जो सोच गलत है हमारी, असल में हमारा क्योंकि बैटिंग का इतना मसला है ना कि हम लोग समझते हैं कि 10-11 नंबर तक भी अगर हम बैटिंग खिला दें तो हमारा काम चल जाएगा, मगर हमने तो हमने तो खैर हाई लेवल क्रिकेट नहीं खेली है, मगर क्लब क्रिकेट में खेल के इतना अंदाज़ा हो गया कि भाई अगर आपके ऊपर के 6 बैटर्स कुछ नहीं कर रहे हैं ना, तो आप 11 के 11 खिला लें, उन्होंने भी कुछ नहीं करना। और बिल्कुल ऐसे ही इसका है, ऐसे ही है, क्योंकि प्रोफेशनल हर चीज़ का 6 बैट्समैन आप खिलाते हो, एक कीपर खिलाते हो, 4 बॉलर्स खिलाते हो, उसमें स्पिनर्स का डिफरेंट रोल है, फास्ट बॉलर्स का डिफरेंट रोल है, कीपर का डिफरेंट रोल है, बैट्समैन का डिफरेंट रोल है। तो मिलके एक टीम बनती है। जब आप काम लेना शुरू कर दोगे बस इससे काम ले लें यार खैर है,
बैट्समैन बढ़ा लेते हैं, ये बस पार्ट टाइम पे काम दे देगा, तो फिर जाके काम हो। या तो प्रॉपर ऑलराउंडर हो, या फिर प्रॉपर एक प्रोफेशनल बॉलर हो, या प्रॉपर बैट्समैन खिलाए, या तो उसको खिलाए नहीं, अगर खिलाना तो फिर प्रॉपर एक बॉलर को खिलाए। ये हमें करना पड़ेगा, तो फिर जाके 2-3 सालों में आपको देखेंगे कि स्पिनर्स आपको मिलेंगे। हैं भी स्पिनर, लेकिन सिर्फ आपको थोड़ा-सा दिल बड़ा करके चांस देना पड़ेगा। अच्छा बिलाल भाई, यहाँ एक मेरा क्वेश्चन था। आपने ऑलराउंडर की बात की तो अक्सर हमें सुनने में आता है, हम देखते भी हैं कि अगर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की बात करें तो अब्दुल रज़ाक के बाद हमें अभी तक उस लेवल का फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं मिल सका। और स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर में भी शोएब मलिक भाई के बाद से वो उस लेवल का हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो थोड़ा सा बताइएगा कि डोमेस्टिक सर्किट में जितना आप देखते हैं पाकिस्तान में, तो आपकी नज़र में कोई प्रॉस्पेक्ट्स हैं जो उन दो गैप्स को फिल कर सके आने वाले सालों में? देखिए, अभी तो जो क्रिकेट स्पिनर्स खेल रहे हैं, मैं ऑलराउंडर्स की बात करें तो ऑलराउंडर्स में जैसे मैंने बताया कि हमारे पास हैं, पीछे 2-3 लड़के अच्छे हैं जिनके पे इन्वेस्ट भी किया है पीसीबी ने। आप कहने जो रूम हो सकते हैं, और लेकिन अब डिपेंड करता है ना कि हर सिलेक्शन कमेटी का एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का, दूसरे का डिफरेंट होता है। तो इस पे फिर वो देखते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में किस तरह लेके चलना है, क्योंकि आप कुछ चीज़ों में आप कह लें कि आप प्रेफर दे देते हैं किसी चीज़ को, कुछ चीज़ों में आप बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देते हैं, तो ये थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे आके थोड़ी सी मार खाता है बंदा। खैर ये चीज़ें जो है ना, लेकिन डोमेस्टिक में आपके पास लड़के हैं, देखिए यार, हर साल लड़के खेलते ही हैं, परफॉर्मेंस भी करते हैं, सब चीज़ें होती हैं। नया लड़का जब भी खिलाओगे आप उसको चांस देना ही पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे नया साइम अयूब खेला है, आजम खान खेला है, आपने कितना चांस दिए हैं लोगों को, लेकिन उस तरह परफॉर्मेंस नहीं कर पाए जितना उनका टैलेंट है। तो परफॉर्मेंस कभी भी आपके टैलेंट बेस पे नहीं होती है, परफॉर्मेंस आपकी कंसिस्टेंसी और ये बाय लक भी होती है। आप जितना मर्जी कह लो कि मैं बड़ा प्लेयर हूं, मैंने बड़ी प्रैक्टिस की हुई है, लेकिन परफॉर्मेंस बाय लक भी है। तो इसलिए नया प्लेयर्स हैं, नए लड़कों को चांस मिलना चाहिए, देना चाहिए, जो भी नज़र में हैं। पीछे खेल भी रहे हैं लड़के, ऐसा नहीं कि नहीं, लड़के हैं अभी, लेकिन अब आपको चांस देना पड़ेगा उनको, खिलाना पड़ेगा उनको। सर बिलाल भाई, इसी पर एक फॉलो अप ये कि जैसे आपने कहा कि लड़के हैं, बिल्कुल हैं। मुबस्सिर खान बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, कासिम अकरम बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है। हमने देखा भी है इनको अंडर 19 लेवल्स पे। इवन अभी मुबस्सिर मेरे ख्याल से शायद शाहीन्स के साथ भी गए हुए हैं, तो उनकी वहाँ परफॉर्मेंसेस हैं। मगर मैंने थोड़ा सा ये नोट किया है कि हमारा जो यंग जो टैलेंट आ रहा है ना, उनका बहुत ज़्यादा फोकस अब पीएसएल की तरफ या टी20 क्रिकेट की तरफ हो गया है। क्योंकि वो एक ऐसा पाथवे बन गया है कि अगर आपने वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर दिया तो फिर आपके लिए आप टेस्ट भी खेल जाओगे, आप वनडे भी खेल जाओगे, आप सब कुछ कर लोगे। तो मगर जैसे आपने एक लंबी स्ट्रगल की, जैसा और उसके बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो यंग आपको अपने एक्सपीरियंस से आप यंग लोगों को क्या एडवाइस देंगे कि वो एक तरीके से लंबी क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस करें, या फिर वो जैसे अभी चीज़ें चल रही हैं कि भाई आपने एक पीएसएल का सीज़न खेला, आपने परफॉर्मेंस की, उसके बाद आपका नेशनल टीम में नाम आ गया, एंड देन उसके बाद आप आपके सारी चीज़ें सेट हैं, मगर जो लंबी क्रिकेट का जो एक एक्सपीरियंस है या जो उसका रगड़ा है, वो बहुत सारे लोगों को उस तरह से नहीं लगता आजकल की क्रिकेट में। तो आप अपने एक्सपीरियंस से क्या मैसेज देंगे यंग लड़कों को कि वो उनका क्या माइंडसेट होना चाहिए जब वो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहें? जी देखें, जितने भी नए लड़के आ रहे हैं ना, उन सबका फोकस, आप वाली बात बिल्कुल ठीक है कि पीएसएल और लीग्स ही होती हैं, क्योंकि शॉर्ट टाइम में एक्सपोजर भी ज़्यादा है, पैसे भी ज़्यादा है। अब आप भी इस चीज़ को एग्री करेंगे कि आप तो अगर एक दिन में 10 लाख कमा रहे हो, तो आप एक महीने के लिए 5 लाख की नौकरी क्यों करो? तो यहाँ पे आगे बहुत बड़ा गैप है। डोमेस्टिक क्रिकेट में हमारा और पीएसएल में इतना गैप है, पैसों का भी गैप है, आपका एक्सपोज़र का भी गैप है, क्योंकि आपने अपने डोमेस्टिक या फोर-डे क्रिकेट को उतना हाईलाइट ही नहीं किया। आप लेकिन एज ए क्रिकेटर, जिस बंदे ने लंबी क्रिकेट खेलनी है,
उस बंदे को चाहिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट लंबी खेले। यहाँ पे परफॉर्मेंस करके ग्रूम कर लेगा खुद को, तो वो लंबी क्रिकेट खेलेगा पाकिस्तान के लिए। वरना क्या होगा, पीएसएल में क्या है, 1-2 बार आएँगे, एक सीज़न खेलेंगे, गायब हो जाएँगे। अगर आपकी बुनियाद अच्छी नहीं होगी, तो 1-2 बार खेलोगे, 100 में से 1-2 प्लेयर निकल आएगा जिसकी लक चल जाती है, तो वो खेलता रहता है, साथ में खेल जाता है। लेकिन जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस डोमेस्टिक क्रिकेट की है, डोमेस्टिक लंबी क्रिकेट, 4 डे क्रिकेट। 4 डे क्रिकेट में बॉलर हो, बैट्समैन हो, स्पिनर हो, जैसा भी कीपर हो, सबकी स्ट्रेंथ जो है ना आपकी टेस्ट होती है और आप बिल्ड करते हो अपने आप को। तो उसमें बिल्ड करके जब आप पीएसएल लेवल हो गया, पाकिस्तान लेवल हो गया, जब आप वहाँ पे आते हो तो फिर आपको उतनी मार खानी नहीं पड़ती जितनी आपने पहले खा ली होती है डोमेस्टिक में। तो फिर आप लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान को सर्व कर सकते हो, लंबे अरसे के लिए ये पीएसएल लीग्स वगैरह खेल सकते हो। तो ये प्रोसेस जो है ना, ये अपने आप को भी डिफाइन करना है खुद बंदे ने कि यार मैंने क्या करना है। हर बंदा यही चाहेगा कि यार मुझे शॉर्टकट चाहिए, मैं क्यों मेहनत करूँ ज़्यादा। हर बंदा यही चाहेगा, 100 में से 99 लोग यही चाहेंगे। लेकिन उन 99 में से आप कह लें कि 95 जो है ना वो फेल हो जाएंगे, वो 3-4 ही कामयाब होंगे उसमें। क्योंकि शॉर्टकट किसी किसी के लिए काम करता है, थ्रू प्रोसेस जो है ना वो हर बंदे के लिए वही है। तो ग्रूम अपने आप को करना है, अपने आप को मनवाना है लंबे अरसे के लिए, तो वो आपको लंबी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। ये सिंपल सिंपल फंडा है। ये आपने डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की। आप अभी रिसेंटली हमने देखा है कि बहुत से पाकिस्तानी प्लेयर्स यूएस आके लोकल प्लेयर बन के एमएलसी खेल रहे हैं, लोकल मतलब लोकल क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, लोकल टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो इशू हुआ है ये दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ वसीम खान का जो एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का जो प्लान था अंडर हिज टेन्योर, जब उन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद करवा दी थी। तो ये इफ इसका ये वाकई में कोई इशू है, या ज़्यादा टीमें होने से लोगों को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती हैं नए डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर में। आपने दोनों प्लेटफॉर्म में खेला है, आपने सदर्न पंजाब से भी खेला है, अभी आपने नए स्ट्रक्चर में भी खेला है। तो इसका कोई फ़र्क है, या ये प्लेयर्स जो डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट छोड़ के जो यूएस आ गए हैं, या इसकी कोई दूसरी वजह है? देखें, ये आप कह लें कि हर बोर्ड की एक अपनी पॉलिसी होती है। जो भी नए बंदे आते हैं, जो भी नई सिलेक्शन कमेटी आती है, जो भी नए लोग आते हैं, तो वो अपनी पॉलिसीज अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं। तो वो एक चेंज किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। तो वो ज़ाहिरी तौर पे तो अपनी उनकी सोच अच्छी थी कि यार हम ये चीज़ करेंगे, कम्पेटिटिव क्रिकेट करेंगे, तो हमें प्लेयर्स अच्छे मिलेंगे। बट उसका नुकसान सबसे बड़ा ये हुआ कि हमारे थाउजेंड्स ऑफ क्रिकेटर्स जो है ना वो बेरोजगार हो गए थे। अब जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने 10-15 साल क्रिकेट को दिए हैं प्रोफेशनल ऐसे, तो उन्होंने घर भी तो चलाना है। अब अगर उनकी जॉब चली जाएंगी या वो घर भी नहीं चलाएंगे, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्रिकेटर्स जो है ना वो दूसरे किसी काम के लिए नहीं बना। वो क्रिकेट खेलेगा या फिर बेकार है, वो किसी काम में और काम नहीं कर सकता वो, क्योंकि आपने सारी जिंदगी आपका जो पीक टाइम है वो आपने इस चीज को दिया। तो बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं कि जो कि बेरोजगार हो गए, तो वो बेचारे यहाँ कोई इधर उधर निकल गया, कोई काम करने लग पड़े। तो ये एक आप कह लें कि वो, मैं तो यही कहूंगा कि बड़ा लॉस भी हुआ है, क्रिकेटर्स का भी बड़ा लॉस हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपना आप कह लें कि उनकी अपने पॉलिसीज और उस हिसाब से उन्होंने जो उनको सही लगा उन्होंने किया। बट एज ए क्रिकेटर जो हम लोगों ने फेस किया, मैं वो बात बता रहा हूँ कि 2-3 साल हम लोगों ने बहुत डिफिकल्ट फेस किए हैं, जो कि एवरेज क्रिकेटर थे उन लोगों ने। हम तो फिर भी चलो अल्लाह का शुक्र है तब खेले हुए थे, थोड़ा फाइनेंशियली भी थोड़े स्ट्रांग हो गए थे। लेकिन जो नॉर्मल डोमेस्टिक लेवल पे या डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेल रहे थे लड़के, तो उनके लिए काफ़ी स्ट्रगलिंग दौर रहा है वो। एज ए क्रिकेटर मैं बात कर रहा हूँ कि वो दौर काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा है, जो कि हालांकि 150-200 क्रिकेटर जो है ना वो टॉप लेवल का वो तो खेल रहा था हर तरह की क्रिकेट, लेकिन उसके बड़े साथ 700-800 हज़ार क्रिकेटर जो दूसरे थे, जो कि डिपार्टमेंटों की जॉब्स लगी हुई थी जिनकी, तो वो बेचारे बेरोजगार हो गए थे। तो उसके बाद कोई अमेरिका निकल गया, कोई दुबई चले गए, कोई कहीं चला गया। काफ़ी सारे आप कह के क्रिकेटर्स और टीमें बंद हो गई। वो देखें, हर हुकूमत जो भी आती है या क्रिकेट बोर्ड जो भी आता है वो नई पॉलिसीज के साथ आता है। तो हर पॉलिसी क्रिकेट को बेहतर करने के लिए ही होती है, लेकिन उसके
जो आपको अप्स नज़र आते हैं, वो आपको थोड़े देर के बाद ही नज़र आते हैं। क्योंकि पहले तो आप कुछ नहीं कह सकते कि यार हम ये करने लगे हैं तो ऐसा होगा या वैसा होगा। हर बंदे की सोच यही होती है कि यार ये चेंज करने लगा हूँ, तो ये बेहतरी के लिए करने लगा हूँ। तो ज़ाहिरी तौर पे तो उन्होंने बेहतरी के लिए ही किया था, शायद बेहतरी भी हुई हो। बट मैं सिर्फ एज़ ए क्रिकेटर जिन लोगों ने सफ़र किया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि ये डिपार्टमेंट्स बंद होने की, उनकी जॉब्स वगैरह चली गई, वो सारी चीज़ें बड़ा काफ़ी उनका वो हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी क्रिकेटर जो है ना इधर-उधर भी हो गए, चले गए। अब फिर दोबारा से क्रिकेट स्टार्ट हुई है, वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट और ये सब चीज़ें, बड़ा अच्छा खुशआइंद बात है कि काफ़ी क्रिकेटर्स की आप कह लें कि एक सिक्योरिटी भी बन जाती है थोड़े एक काइंड ऑफ लेवल पे कि यार सिक्योरिटी भी रहती है प्लेयर को। क्योंकि अभी जब नॉर्मल क्रिकेट खेल रहा है तो आपको पता है जैसे हालात हैं कि जैसे आपको घर भी चलाना है, ये सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं, क्योंकि इनसे डिनाई नहीं कर सकते आप। ये सब चीज़ें आपको या साथ लेके चलनी पड़ती हैं। हम्म तो इसी तरह चीज़ों को एक तो पैसे बढ़ाने चाहिए और डोमेस्टिक क्रिकेट में और ज़्यादा पैसे बढ़ाने चाहिए पीसीबी को, ताकि जब क्रिकेट छोड़े बंदा, डोमेस्टिक क्रिकेट भी बंदा छोड़े तो उसको रिग्रेट ना हो कि यार मैंने 10, 15, 20 साल इस क्रिकेट को दिए हैं। नहीं, आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया, क्योंकि हम लोग यही बात कर रहे थे कि बहुत से लोग फर्स्ट क्लास सीज़न छोड़ के लीग खेलने चले जाते हैं। वो इसलिए चले जाते हैं कि भाई वो, जैसे आपने पॉइंट रेज़ किया, अगर आपको एक दिन में 10 लाख मिलने हैं और आपको पूरे महीने के 6 या 7 लाख मिलने हैं, तो फिर आप अरे एक दिन वाला राउट लेंगे आप। एग्जैक्टली। तो चलें, बिलाल भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। वी रियली, अच्छा तैमूर, यू हैव अ क्वेश्चन? बिफोर वी रैप अप, जस्ट नॉन क्रिकेटिंग क्वेश्चन बिलाल भी आपसे पूछना था। आप देख रहे हैं पीछे भी गिटार्स लटके हुए यहाँ पर, तो आपका म्यूजिक की तरफ भी रुझान है थोड़ा सा। और हमने देखा है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में चाहे सरफराज भाई को ले लें, आजम खान को ले लें, बहुत सारे नॉन क्रिकेटिंग टैलेंट्स भी हैं। तो थोड़ा सा अगर आप हमें बताते कि आपका रुझान मौसीकी की तरफ कैसे आया और कितना एंजॉय करते हैं आप अपने उस टैलेंट को। मैं ना तैमूर भाई स्कूल लेवल पे ना मैं आप कह लें कि मिली नगमा के पार्टिसिपेट करता था अपने स्कूल लेवल पे, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करता था। तो मिली नगमा और ये कलाम इकबाल, ये तब हमारे ना मुकाबले हुआ करते थे। तो मैं तब से लेके आप कह लें कि मुझे शौक भी था, और तब से लेके मैं इस चीज़ को थोड़ा आपके आप में रहता भी है कि मिली नगमे गाने और ये सब चीज़ें। तो शौक तो मेरा तब से था, लेकिन जब इतने बड़े एक्सपोजर पे आया तो थोड़ा मेरे एक दोस्त थे, तो क्योंकि ये मैंने लिखा भी खुद था, सारी चीज़ें मैं खुद ही कर रहा होता हूँ, तो मेरा एक शौक है, शौक है। मैं सिर्फ एज ए आप कह लें कि हॉबी के तौर पे मैंने ये चीज़ें की, आगे भी लिखी हुई हैं चीज़ें। करना जब दिल करेगा कर लेते हैं, जब नहीं दिल करता आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन ये एज ए हॉबी, एज ए शौक आप कह लें कि जैसे आपने भी गिटार रखा हुआ है, बजाना मुझे नहीं आता, म्यूजिक का कुछ पता नहीं है, लेकिन सिर्फ अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कि यार कुछ ना कुछ अपना शौक पूरा करते रहना चाहिए। तो ये भी बस ऐसे ही है कि जब बंदा थोड़ा रिलैक्स होने के लिए कर लेता है, वो चीज़ें होती हैं बंदे की। तो ये जस्ट लाइक दैट चीज़ है। ऑलराइट, थैंक यू। हुँ। तो चलें बिलाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स बिन अ ऑनर हैविंग यू। और अगर आपको कुछ बताना है अपने फैंस को कुछ, ये आपका स्क्रीन टाइम है। नहीं, थैंक यू सो मच। आप सबका माशाल्लाह बड़ा अच्छा रहा सेशन भी, और बाकी सबके लिए यही है कि यार सब चीज़ें प्रोफ़ेशनल होकर सोचें, प्रोफ़ेशनल होकर करें, अपने करियर पे फ़ोकस करें। फैमिली, करियर, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप जिस पे फ़ोकस करोगे तो सब चीज़ें जो है ना वो ईज़ी होती जाएँगी। लेकिन एक ट्रैक होता है, एक लाइन होती है कि अपनी बाउंड्रीज़ क्रॉस नहीं करनी। अपनी बाउंड्रीज़ में रहते हुए आप जो मर्ज़ी करें, इट्स योर लाइफ़ एंड एन्जॉय योर लाइफ़। थैंक यू। ब्यूटीफुल सर वर्ड्स बिलाल भाई। तो जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे फिर भी कोई कोलैबोरेशन करेंगे। इंशाल्लाह। और अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ गो चेक आउट बिलाल भाई इंस्टाग्राम पेज, इनको फॉलो करें। और अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।